तो क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास एक्सरसाइज 10.2 का। फ्रॉम ए पॉइंट Q द लेंथ ऑफ द टेंजेंट टू ए सर्कल इज 24 सेंटीमीटर एंड द डिस्टेंस ऑफ Q फ्रॉम द सेंटर इज 25 सेंटीमीटर। द रेडियस ऑफ ए सर्कल इज। चलिए करते हैं। इन्होंने कहा कि एक सर्कल था इस तरह से, ठीक है, और यहाँ पे एक सेंटर है हमारा O। ये कह रहा है एक पॉइंट Q है यहाँ पे, ठीक है। इस पॉइंट Q से मतलब सेंटर की जो डिस्टेंस है वो है 25 सेंटीमीटर, ठीक है। और इस पॉइंट Q से और जो टेंजेंट की लंबाई है, टेंजेंट की जो है वह है 24 सेंटीमीटर। तो हमें रेडियस की लंबाई बतानी है। मैं इसको क्या करता हूँ, P मान लेता हूँ, सही है। तो ये कहाँ पे 90 डिग्री बनता है बताओ? यहाँ पे बनता है ना 90 डिग्री। तो बताओ कैसे होगा? अब देखो 90 डिग्री की जस्ट सामने हमेशा हाइपोटेनस होता है, तो हम लगा सकते हैं यहाँ पे बाय पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। तो बाय पाइथागोरस थ्योरम, तो पाइथागोरस थ्योरम से हम क्या कर सकते हैं? क्या होता है पाइथागोरस थ्योरम? एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो एच कौन होगा बताओ? ओ क्यू। तो ओ क्यू का होल स्क्वायर, ओ क्यू का होल स्क्वायर बराबर परपेंडिकुलर कौन होगा? ओ पी। तो ओ पी का स्क्वायर प्लस बेस की जगह होगा हमारा 24 मतलब पी क्यू का स्क्वायर। तो ओ क्यू कितना हमारा 25 का होल स्क्वायर, ओ पी का स्क्वायर प्लस पी क्यू का स्क्वायर कितना हमारा 24 का होल स्क्वायर। तो यह आ रहा है 625 इक्वल टू ओ पी का स्क्वायर प्लस 24 मतलब 576। इसको यहाँ ले आओ तो 625 माइनस 576 बराबर ओ पी का स्क्वायर। कितना बचेगा इसमें से? 49 मतलब ओ पी का स्क्वायर। जब यहाँ से स्क्वायर हटेगा तो वहाँ अंडर रूट लगेगा। 49 बराबर ओ पी का, तो कितना आ रहा है ओ पी? 7 सेंटीमीटर। तो ये हमारा पहला क्वेश्चन हो जाएगा, ठीक। आए क्वेश्चन नंबर 2 पे, बताओ, ठीक है। यहीं पर आगे क्वेश्चन नंबर 2 भी कर लेते हैं, हो तो जाना चाहिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 2 है कि जो फिगर दे रखा है, इफ टी पी एंड टी क्यू आर द टू टेंजेंट्स टू ए सर्कल विद सेंटर O, शो दैट पी ओ क्यू इक्वल टू 110 डिग्री एंड पी टी क्यू इज इक्वल टू। देखो यहाँ पे फिगर गिवन है तो हम फिगर बना लेते हैं। तो इस तरह से यहाँ पे एक फिगर गिवन है, यहाँ पे सेंटर है O, और इन्होंने क्या कहा है कि यहाँ से इस तरह से क्या बना रखा है इन्होंने, ये, ठीक है। इस तरह से एक फिगर गिवन है हमें ऐसे। यहाँ पे O है हमारा, यहाँ पे Q है, यहाँ पे P है, और यहाँ पे हमारा T है। यहाँ पे कितना दे रखा है? 110 डिग्री। अब मुझे बताओ, जो ये फिगर बन रहा है ना यहाँ पे, ये क्या है? क्वाड्रिलेटरल है कि नहीं है? तो क्वाड्रिलेटरल की चारों एंगल का सम हमेशा कितना होता है? 360 डिग्री। तो कैसे कर सकते हैं हम बताओ? सारे एंगल को जोड़ेंगे ना हमें, तो हम यहाँ पे इसको ना x मान लेते हैं। चलो, ये हमारा यहाँ पे 90 डिग्री है, ये हमारा 90 डिग्री है। तो बताओ चारों एंगल का सम कर सकते हैं ना हम? तो हम यहाँ पे लिखेंगे इन क्वाड्रिलेटरल, क्या नाम है इसका? POQT, इन क्वाड्रिलेटरल POQT में देखो, बताओ जरा क्या लिख सकता हूँ मैं? एंगल P प्लस एंगल O प्लस एंगल Q और प्लस एंगल T, ये चारों मिलके कितना बनाएंगे? 360 ना। तो बताओ एंगल P की वैल्यू कितनी है? 90। तो 90 प्लस इसकी वैल्यू कितनी है? 110। इसकी Q की कितनी है? 90, और इसकी है x बराबर 360, सही है। तो सबको जोड़ के कितना आ रहा? 290। तो 290 प्लस x बराबर 360। तो इसका मतलब x इक्वल टू 70। यहाँ पे दिख रहा है क्या? यहाँ पे अगर मैं लिखूं तो दिख रहा है? चलो इस तरफ लिखता हूँ। तो x इक्वल टू 360 माइनस 290 कितना आ रहा है? तो 70 डिग्री आ जाएगी x की वैल्यू, मतलब t की वैल्यू पूछी थी ना, तो वो हमारी 70 डिग्री आ गई, ठीक। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं भाई। तो क्वेश्चन 3 है
इफ टेंजेंट्स पी ए एंड पी बी फ्रॉम ए पॉइंट पी टू ए सर्कल विद सेंटर ओ आर इंक्लाइंड टू ईच अदर एट ए 90 डिग्री। इन्होंने कहा एक सर्कल था यहाँ पे इस तरह से, चलो हम बना लेते हैं एक सर्कल। यहाँ पे हमारा सेंटर ओ है, इन्होंने कहा पी ए और पी बी दो टेंजेंट है, ये पी ए और पी बी दो टेंजेंट है। तो हम यहाँ पे पी मतलब यहाँ पे लिखना पड़ेगा पी, यहाँ पे ए, यहाँ पे बी। पी ए और पी बी दो टेंजेंट है, और ये जो टेंजेंट जहाँ पे मिलती है ना, जहाँ पे इनका झुकाव जो है वो 80 डिग्री का है, ठीक। तो हमें बताना है पी ओ ए, मतलब पी ओ ए मतलब इस तरह से ऐसे, ये वाला बताना है मुझे पी ओ ए, ये वाला एंगल, समझ में आया। चलिए तो सबसे पहले तो हम एक काम करते हैं, ये क्वाड्रिलेटरल है कि नहीं है, क्यों 1 2 3 4 4 साइड हैं तो क्वाड्रिलेटरल होगा। तो यहाँ पे 90 डिग्री होता है कि नहीं होता, बताएगा कोई क्यों होता। हाँ, क्योंकि सर्कल की रेडियस टेंजेंट पर हमेशा कितना एंगल बनाती है 90। तो हम यहाँ पे लिखेंगे इन क्वाड्रिलेटरल, इन क्वाड्रिलेटरल, इन क्वाड्रिलेटरल क्या नाम है इसका, बी ओ ए पी। अच्छा बी ओ ए पी में मुझे पता है प्रत्येक एंगल का सम मतलब सबका सम कितना होता है 360। तो मैं लिख सकता हूँ कि एंगल बी प्लस एंगल ओ प्लस एंगल ए और प्लस एंगल पी, इन सबको मिला के मेरा 360 बनेगा, समझ में आया। तो एंगल बी की वैल्यू बताएगा कोई 90 डिग्री, क्योंकि रेडियस है, रेडियस हमेशा टेंजेंट में 90 बनाती है। एंगल ओ की नहीं पता, उसे रहने दो। एंगल ए की पता है मुझे, वो कितनी है 90, और एंगल पी की भी कितनी है 80 बराबर 360। इन सबको अगर मैं ऐड कर दूं तो 90 90 180 और 180 और 260। तो यहाँ पे लिख सकता हूँ 260 प्लस एंगल ओ इक्वल टू में 360, और जो यहाँ प्लस है वहाँ जाके माइनस, तो एंगल ओ जो है वो 360 डिग्री माइनस 260 कितना आ रहा है एंगल ओ 100 डिग्री। अब कई लोग बोलते हैं कि ये 50 है, ये 50 है, बताएगा कोई क्यों। हाँ, कई लोग क्या करते हैं कि अरे ये 20 से लाइन जा रही है तो भाई 50-50, नहीं, आपको क्या करना पड़ेगा, दोनों ट्रायंगल को पहले कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना पड़ेगा, तब जाके आप ऐसा कर सकते हो, 50-50 लिख सकते हो। तो मैं इनको ना नाम दे देता हूँ, चलो यहाँ पे एंगल 1 एंगल 2, तो मुझे एंगल 2 की वैल्यू पूछी है। तो अब आते हैं हम किस पे, देखो दोनों ट्रायंगल्स पे, तो लिख लो यहाँ पे इन ट्रायंगल्स, नाम दे देना इसको पी ओ बी एंड ट्रायंगल दूसरा क्या है पी ओ ए। अच्छा इन दोनों ट्रायंगल्स में क्या क्या बराबर है, पहली बात मैं ऐसा बोल सकता हूँ पी ओ इक्वल टू पी ओ, क्योंकि वो कॉमन है। दूसरी बात मैं क्या बोल सकता हूँ ओ ए इक्वल टू ओ बी, रीज़न क्या होगा, क्योंकि ये रेडियाई हैं, ठीक है, रेडियाई हैं तो बराबर होंगे। फिर उसके बाद हमारा एंगल ए जो है मैं एंगल बी के बराबर बोल सकता हूँ, तो बाई किससे, बाई आर एच एस से, ठीक है, आर एच एस से ट्रायंगल पी ओ बी कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा ट्रायंगल पी ओ ए के। अच्छा जब पूरा ट्रायंगल ही कॉन्ग्रुएंट हो गया तो उनके करस्पॉन्डिंग साइड्स भी बराबर हो जाएंगे। तो करस्पॉन्डिंग साइड्स कौन कौन सी हैं बताओ, मतलब पी ए और पी बी, ये तो खैर बराबर था, और ये मतलब वैसे करस्पॉन्डिंग साइड्स पहले से ही बराबर हैं, मुझे क्या है एंगल्स भी बराबर हो जाएंगे। तो एंगल 1 को मैं एंगल 2 के बराबर बोल सकता हूँ, क्यों, सी पी सी टी। अच्छा ठीक है, तो जब दोनों बराबर हैं और मुझे पता है कि एंगल 1 प्लस एंगल 2 मिलके ना कितना बना रहा है 100 बना रहा है, क्योंकि एंगल ओ जो है ना वो इन दोनों को मिला के तो बन रहा है। तो एंगल, अब मैं क्या करूँगा एंगल 1 की जगह एंगल 2 ही लिख दूंगा, और यहाँ पे भी एंगल 2 ही लिख दूंगा। एंगल 1 और एंगल 2 दोनों बराबर है ना, तो 1 की जगह 2 लिखा जा सकता है, तो 100, तो ये 2 है, तो 2 एंगल 2 बराबर 100, तो जो यहाँ इंटू वहाँ जाके डिवाइड, तो एंगल 2 बराबर 100 अपॉन में 2, तो एंगल 2 इक्वल टू 50 डिग्री, और यही मुझे निकालना था, ठीक। चलो भाई तो क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। प्रूव दैट द टेंजेंट ड्रॉन एट द एंड ऑफ द डायमीटर ऑफ ए सर्कल आर पैरेलल। इन्होंने कहा कि जो हमारे पास एक सर्कल होता है ना, इसका एक डायमीटर है, डायमीटर मतलब सबसे लॉन्गेस्ट कॉर्ड, ठीक है। तो ये हमने एक डायमीटर बनाया, तो मान लेते हैं कि ये हमारा ए और बी हमारा जो है ये डायमीटर है, ठीक है। ये बोला इस डायमीटर के ना एंड पॉइंट्स पे, तो हमने यहाँ पे इस तरह से एंड पॉइंट पे
दो टेंजेंट डाली, ये डाल दी, और इस तरह से हमने यहाँ पे ये डाल दी, दो टेंजेंट, माना मैंने ये डाल दी हमारी P और Q, PQ टेंजेंट ये है और RS टेंजेंट ये है। तो हमें प्रूव करना है कि जो ये PQ और RS हैं ये पैरेलल हैं, मुझे ये प्रूव करना है। हाँ वैसे हो सकता है। तो बताओ, हमें जो पता है यहाँ पे O, यहाँ पे ना हम A लिख लेते हैं, और यहाँ पे हमारे जो AB है वो हमारा क्या है, डायमीटर है। तो डायमीटर के एंड पॉइंट से मैंने जो है दो वो डाली। मुझे ये प्रूव करना है कि जो PQ है RS है ये क्या है, हमारी पैरेलल है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम लिख लेते हैं यहाँ पे कि ए सर्कल विद सेंटर O and PQ and RS are tangents। जो ये क्या है, ये टेंजेंट्स हैं। OA and OB are रेडियाई, ये ना रेडियाई हैं, ठीक है, मतलब रेडियस हैं, ठीक है, ऐसे ऐसे। हमें पता है कि जो रेडियस होती है वो टेंजेंट पर हमेशा कितना एंगल बनाती है, 90 डिग्री का। तो मैं यहाँ पे 90 है तो यहाँ पे भी 90 बनेगा। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं, मैं इनको नाम दे देता हूँ बल्कि, तो यहाँ पे एंगल 1 है और ये हमारा एंगल 2 है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2, बताएगा कोई क्यों? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल नहीं। अच्छा मुझे बताओ पहले हाँ मुझे एक रीज़न बताओ कि अल्टरनेट इंटीरियर एंगल कहाँ पे फॉर्म होते हैं? और तुम लोग पहले ही बोल रहे हो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल कैसे? ईच 90 डिग्री। हाँ तुम लोग, मैं कह रहा हूँ एंगल 1 और एंगल 2 दोनों बराबर हैं, तुम लोग कह रहे हो अल्टरनेट एंगल तो तब होंगे जब ये मैं पैरेलल प्रूव कर पाऊंगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पे ऐसा लिखता हूँ, बल्कि कैसे कि एंगल 1 इक्वल टू 90 डिग्री, और यहाँ पे लिखेंगे रेडियस जो है परपेंडिकुलर होती है किस पर, टेंजेंट पर, इसलिए इसका रीजन ये है टेंजेंट। और एंगल 2 जो है वो भी 90 डिग्री बना रहा है, इसका रीजन भी वही होगा। तो यहाँ पे हम इसको इक्वेशन नंबर 1 मानते हैं, इसको इक्वेशन नंबर 2, ये हमारी एक काम करो 1 और 2 पहले लिख ही लो। तो ये हमारी इक्वेशन नंबर 1 है, ये हमारी इक्वेशन नंबर 2 है। और इन दोनों का ही रीजन क्या है कि जो रेडियस होती है वो परपेंडिकुलर होती है टेंजेंट पर, ठीक है। चलो तो हम यहाँ पे लिखेंगे फ्रॉम 1 and 2, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 and 2। 1 और 2 से मुझे क्या पता चल रहा है कि जब इनके राइट हैंड साइड बराबर हैं तो इनके लेफ्ट भी बराबर होंगे। तो एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2, अब मैं बोल सकता हूँ इनको, हाँ क्योंकि दोनों ही बराबर हैं। तो इसका मतलब जब कभी भी दो लाइनें ऐसे होती हैं और उनको एक ट्रांसवर्सल लाइन काटती है, और अगर ये वाला एंगल और ये वाला एंगल अगर बराबर निकल जाए तो इसका मतलब पक्का जो है PQ और RS क्या होते हैं, पैरेलल होते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे PQ क्या होगा, पैरेलल होगा RS के। आप इसका रीजन ना अल्टरनेट एंगल बोल नहीं सकते आप, क्यों? अल्टरनेट एंगल फॉर्म तब होते हैं जब 90 डिग्री बनता है, और जब 90 डिग्री जब पैरेलल होती है, तब हम अल्टरनेट एंगल बोलते हैं। तो इसका रीजन ये है कि जब ये दोनों बराबर हैं और जब दो एंगल ऐसे क्रॉस में बराबर होते हैं ना, तो इसका मतलब ये वाली और ये वाली लाइन हमेशा पैरेलल होती है, ये रीजन होता है। आप ऐसा नहीं बोल सकते यहाँ पे कि ये और ये दोनों लाइन है और मैं ये बोलूँ कि ये वाला एंगल बराबर है, हो ही नहीं सकता। इसका स्लोप थोड़ा कम है, इसका स्लोप थोड़ा ज़्यादा है, तो ये बड़ा एंगल है, छोटा एंगल है। वो तभी पॉसिबल है जब क्या होता है, दो पैरेलल लाइन होती है जब, ठीक है। तो हाँ लिख सकते हैं इसको, हाँ ऐसा लिख सकते हैं, पर मेरा मानना यह है कि अल्टरनेट एंगल फॉर्म तभी होते हैं जब दो पैरेलल लाइन होती है। और जो चीज़ मुझे प्रूव करनी है, पैरेलल लाइन प्रूव करनी है ना मुझे, तो उसको आप पहले कैसे लिख दोगे कि अल्टरनेट है। तो इनका रीजन है ये है एंगल 1 बराबर एंगल 2, क्योंकि दोनों ही 90 फॉर्म कर रहे हैं, और जब दोनों 90 फॉर्म करते हैं तब जाके ये दोनों एंगल 1 और एंगल 2 बराबर, और कैसे में है, क्रॉस में, तब जाके मैं बोल सकता हूं कि PQ और ये RS क्या है, पैरेलल है। अब आप बोल सकते हो कि हाँ इनको हम अल्टरनेट एंगल भी बोल सकते हैं, ऐसा मतलब है। सही है, चलो फिर तो क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। प्रूव दैट, बस थोड़ा शांत रहो, प्रूव दैट द परपेंडिकुलर एट ए पॉइंट ऑफ ए कॉन्टेक्ट टू द टेंजेंट टू ए सर्कल पासिस थ्रू द सेंटर। इन्होंने कहा कि एक
सर्कल था हमारे पास इस तरह से, ठीक है, एक सर्कल, और इस सर्कल का एक सेंटर होगा तो ओ, और हमारी एक टेंजेंट जा रही है यहाँ से, मैंने माना इसको, मैंने टेंजेंट मान लिया है इस तरह से, ये हमारी टेंजेंट है यहाँ पे ए बी, ए और बी, और ये सेंटर है। ये कह रहा है कि जो एक ऐसा लाइन सेगमेंट जो कि टेंजेंट पर 90 डिग्री का एंगल बना रहा है, 90 डिग्री का एंगल, वो हमेशा सेंटर से जाता है। मुझे ये प्रूव करके दिखाना है। मतलब जो लाइन सेगमेंट 90 डिग्री का, नहीं समझे? समझ गए? मतलब एक सर्कल है, इस सर्कल का सेंटर ओ है, और मैंने क्या किया, एक लाइन सेगमेंट बनाया, और ये लाइन सेगमेंट ऐसा बनाया कि टेंजेंट पर 90 डिग्री एंगल बना रहा है। तो मुझे ये प्रूव करना है कि जो माना एम, हम इसको एम मान लेते हैं, माना हम ये करते हैं, यहाँ पे एक पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट है पी, हमें ये प्रूव करना है कि एम पी पासिस थ्रू फ्रॉम द सेंटर, हमें ये प्रूव करना है। तो हम क्या करते हैं, तो परपेंडिकुलर 90 नहीं होता? कौन सा? ये है ना, यहाँ पे ये जो है ना, ये OP, ये रेडियस है, पर उसने ये थोड़ी बोला कि प्रूव करो कि रेडियस जो है, अब हमें तो पता है कि रेडियस पहले से ही सेंटर से जाती है। उसने कहा एक ऐसा लाइन सेगमेंट जो कि यहाँ पर 90 डिग्री एंगल बनाता है, वो पासेस थ्रू फ्रॉम द सेंटर, वो सेंटर से जाता है, ऐसा प्रूव करना है। तो मैंने माना एक इमेजिनेशन कर दी, हमने एक कंस्ट्रक्शन किया MP मैंने ऐसा किया कि जो ये 90 डिग्री एंगल बना रहा है टेंजेंट के साथ, ठीक है। चलो सबसे पहले हम गिवन लिखते हैं भाई। गिवन क्या है हमारे पास कि इस सर्कल, एक सर्कल है हमारे पास, इस सर्कल विद सेंटर O, विद सेंटर O, एक सर्कल है हमारे पास जिसका सेंटर O है, एंड AB इज टेंजेंट, AB जो है हमारा टेंजेंट है, टेंजेंट, ठीक। P इज पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, जो P है, P इज द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है। चलो हमें प्रूव क्या करना है, हमें प्रूव करना है कि MP जो लाइन है, MP passes through from the center। चलो भाई हमें ये प्रूव करना है। हम क्या करते हैं, कंस्ट्रक्शन करते हैं, कंस्ट्रक्शन, ठीक है। कंस्ट्रक्शन हमने क्या किया पता है कि MP जो है ना, MP वो परपेंडिकुलर है, किस पे है? नहीं, कंस्ट्रक्शन क्या है, ये तो हमें गिवन है ही वैसे भी, ठीक है। अब आते हैं सीधे प्रूफ पे। प्रूफ, चलो अब आओ जरा ध्यान दो, वही सिर्फ यही सब गिवन वाला, फिर यहाँ कॉपी एंड पेस्ट, ठीक है। उसके बाद देखो हमें पता है कि MP जो है वो परपेंडिकुलर है किस पर? AB पे। तो अगर परपेंडिकुलर है AB पे तो इसका मतलब क्या होगा हमारा, MPB, मतलब एंगल MPB कितना बनाएगा? 90 डिग्री। ये हमारी इक्वेशन नंबर 1 हो गई, ठीक है। अब हमें एक बात और पता है कि एंगल, और हमें ये भी पता है कि जो OP है ना, वो भी तो परपेंडिकुलर होता है किस पे? AB पे। तो इसका रीजन क्या है? रेडियस इज ऑलवेज परपेंडिकुलर किस पे? टेंजेंट पर परपेंडिकुलर होती है रेडियस। चलो तो इसका मतलब क्या हो, क्या एंगल होगा? एंगल OPB। तो एंगल OPB भी हमारा कितना होगा? 90। इक्वेशन नंबर 2। तो जब इक्वेशन नंबर 1 का राइट और इक्वेशन नंबर 2 का राइट जब बराबर है तो इनके लेफ्ट भी तो बराबर होंगे। तो मैं लिख सकता हूं यहाँ पे फ्रॉम 1 एंड 2। तो इक्वेशन 1 और 2 से हमें क्या पता चल रहा है कि एंगल MPB बराबर एंगल OPB। अच्छा एक बात समझने वाली है, जरा देखो समझो थोड़ा इस बात को। यहाँ पे एक पॉइंट है जिसका नाम मैं A रखता हूँ, एक यहाँ पे पॉइंट B है, ये मैं B रखता हूँ। अब तुम लोग बोल रहे कि क्या कभी ऐसा नहीं हो सकता कि दो एंगल बराबर हो सकते हैं, पर तब जब दोनों के पॉइंट अलग अलग हो। भाई मैं अगर बोलूं कि 90 डिग्री ये भी 90 डिग्री, ऐसा हो सकता है, पर क्या कभी ऐसा हो सकता है कि एक ही पॉइंट पर दो 90 डिग्री बने ना? वो तभी पॉसिबल है अगर वो एक दूसरे के ऊपर कोइंसिडेंट लाइंस हैं, अगर एक दूसरे के ऊपर ऐसे।
समझ में आया? भाई एक बात बताओ, तुम लोग कह रहे हो कि ये ब्लैक वाला भी इस बोल्ड पे 90 है और ये रेड वाला भी 90 है। ना भाई ना, ऐसा हो ही नहीं सकता, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। ये तभी पॉसिबल है जब ये ओवरलैप हो जाए ऐसे। तो एक बात बताओ, ये तो मुझे कंफर्म पता है कि OP जो है वो 90 है, पर ये नहीं पता कि यार ये 90 है कि नहीं। हमने कंस्ट्रक्शन करा ना, ऐसा पॉसिबल तभी है जब ये MP जो है OP के ऊपर आ जाए। समझ में आया? तुम लोग कह रहे हैं कि ये भी 90 है और ये भी 90 ना, ये तभी होगा 90 जब ऐसे ओवरलैप हो जाएगा। और जब ब्लैक वाला रेडियस है, वो रेडियस हमेशा कहाँ से जाता है? सेंटर से। तो सेंटर से जा रहा है तो इसका मतलब रेड वाला भी तो सेंटर से जाएगा। तो हम यहाँ पे लिखेंगे, क्या लिखेंगे? इट इज़ नॉट पॉसिबल, इट इज़ नॉट पॉसिबल। ये ऐसा पॉसिबल हो ही नहीं सकता, इट इज़ नॉट पॉसिबल, बट इट इज़ पॉसिबल व्हेन, जब ये पॉसिबल नहीं है, बट हाँ ये तभी पॉसिबल हो सकता है इफ व्हेन OP एंड OP एंड MP आर कैसी लाइनें हो? कोइंसिडेंट लाइंस। और कोइंसिडेंट लाइन की खासियत क्या होती है कि वो एक दूसरे पर ओवरलैप करके जाती है। तो जब तुम्हें पता है कि OP रेडियस है, और ये हर किसी को पता है, बच्चे को पता है कि OP रेडियस होगी तो वो कहाँ से गुजरेगी? हमेशा सेंटर से। और जब ये सेंटर से गुजरे और ये भी इसी के ऊपर गुजर रही है, तो इसका मतलब MP भी तो कहाँ से गुजरेगी? सेंटर से। तो यहाँ पे लिखेंगे सो MP क्या? पासेज थ्रू फ्रॉम सेंटर। बस यही तो हमें प्रूव करना था, हो गया। थोड़ा थ्योरिकल था ये पोर्शन, ठीक है, तो हो सकता है भले समझ में ना आया तुम्हें, ठीक है, पर एक दो बार देखोगे समझोगे तो आ जाएगा। इस लैंग्वेज को तुम अपनी मर्जी से लिख सकते हो, ठीक है। बाकी जो कॉन्सेप्ट था वो समझ में आया, ठीक है।